यूं तो हमारे दामन में दाग कई है, लेकिन बात अपनी है तो चुप रहते हैं। अब आप नजर आ गए हो तो गुनहगार आपको बताने में कोई हर्ज भी तो नहीं। विपक्ष की अंतरात्मा शायद आज यही कह रही होगी, क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है, जिसमें विकास का पूरा ब्लूप्रिंट है। लेकिन विपक्ष ने सवालों की बौछार लगा दी है। इसीलिए आज की बड़ी बहस में हम पूछेंगे कि योगी राज में विकास फिक्स तो बजट पर आखिर क्यों है डर्टी पॉलिटिक्स। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए इसे पेश किया। योगी सरकार का नौवां बजट साल 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है, जिससे राज्य की अधिक वृद्धि को गति मिलेगी। योगी सरकार के इस मेगा बजट में अवस्थापना विकास के लिए 22%, शिक्षा के लिए 13%, कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4% और संसाधन आवंटित किए गए हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। सरकार इसे विकसित राज्य की परिकल्पना वाला बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बजट पर कई सवाल खड़े कर रहा है। अखिलेश यादव ने तो इस बजट को लास्ट बजट तक बता डाला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बजट का इनके घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं है, इनके बजट का कोई रोड मैप नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट नहीं, एक बड़ा ढोल है जिसमें आवाज बहुत है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर से यह सिर्फ खोखला है। ऐसे में सवाल उठता है कि बजट में सबका ख्याल फिर क्यों मचा है बवाल। सपा का तंज, बजट पर क्यों छिड़ी है आखिर ये जंग। क्या सपा जनता को गुमराह कर रही है, बजट पर कलेश। आखिर क्या चाहते हैं अखिलेश, बजट में सौगात, फिर क्यों सियासी बवाल। आज की बड़ी बहस में इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं सियासी प्रतिक्रियाएं बजट आने के बाद किस तरह से आ रही हैं। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, जिसमें वंचित को वरेता, यानी वंचित को वरेता उसका एक थीम है, उसका केंद्रीय भाव है, इसको समर्पित है। इस बजट का जो दायरा है, जो कि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा कि 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक का यह बजट है, जो 2024-25 की तुलना में 9.8% अधिक है। इसमें एक तरफ जो बजट का आकार में बढ़ोतरी ये राज्य के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है, तो दूसरी ओर यह बजट डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। इस बार के बजट में 28,478 करोड़ और 31 लाख रुपए नई मदों के लिए हमने प्रावधानित किया है, जिसमें अवस्थापना विकास के लिए 1,79,131 करोड़ 4 लाख रुपए प्रस्तावित किया है, जो कुल बजट का 22% है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र के लिए, सिंचाई के लिए, भारी और मध्यम उद्योग के लिए, नगर विकास के लिए, आवास एवं शहरी नियोजन के लिए और नागरिक उड्डयन के लिए, यानी एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए यह कदम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी जो कुल बजट का 13% है। 8 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर उठाए गए कदमों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठ करके एक सामान्य
जीवन यापन करने का एक सुगम मार्ग इस डबल इंजन सरकार ने प्रशस्त किया है और इस बार गरीबी पर पूरी तरह उसका उन्मूलन करने के लिए सरकार ने जो यूनियन बजट में भी अभी हाल ही में जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट की जो थीम है वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं वह वही एक की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करे। और उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। हमारा सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और हमने बजट में उसके लिए प्रावधान किए हैं, दोनों प्रकार के प्रावधान किए हैं। सेकेंड लास्ट बजट, इसके बाद आखिरी बजट होना है और फिर हम सब लोगों को नई सरकार चुनने का मौका मिलेगा। जिस सरकार के पिछले कई बजटों को अगर हम देखें तो ये जो बजट हैं इनके घोषणा पत्र से कोई तालमेल नहीं बनता इनका। इस बजट का और इससे पहले बजटों का कोई फोकस नहीं रहा। बिना विजन के बजट आए हैं। कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है और कोई क्लैरिटी नहीं है बजटों में कि हम किसान या जो बेसिक चीजें हैं, लोगों की जरूरतें हैं, उनको कैसे किया जाए। हर बार बजट आता है और सरकार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। ये लैंग्वेज, ये टर्म हर सरकार हर बजट के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि जो भी बजट होगा वो पिछले बजट से बड़ा बजट होगा। तो ये बात कहना कि सबसे बड़ा बजट पेश हो रहा है, ये सोचने की बात है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। ये बजट खोखला है। इस बजट का झोला खाली है। तो देखिए, आज योगीराज में विकास को लेकर बजट पेश कर दिया गया है, लेकिन बजट पेश हो जाने के बाद अब विपक्ष की तरफ से लगातार बजट पे प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से खोखला बजट है। हर बार दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन उन्हें धरातल पर नहीं उतारा जाता है। तो बजट को लेकर अब सपा और बीजेपी के बीच में देखिए जो जंग है वो भी छिड़ गई है। अखिलेश यादव ने ये तक कह दिया कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का सेकेंड लास्ट बजट है, उसके बाद ये एक और बजट पेश करेंगे और फिर यहां से विदाई हो जाएगी। उसके बाद हम अपना नया बजट लाएंगे जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। बजट को लेकर सियासी बवाल भी लगातार मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष की तरफ से तर्क वितर्क भी बजट को लेकर किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि बजट में कुछ भी नहीं है, ना ही यहां पे किसानों का ध्यान रखा गया है, ना ही युवाओं का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं एक एक करके। पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर विमल भारद्वाज जो नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बहुत स्वागत है आपका। यश भारती सपा का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता सपा। यश भारती जी, बहुत स्वागत है आपका। हेमंत मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। हेमंत मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले विमल जी, मैं आपसे ही सवालों की शुरुआत करती हूं, क्योंकि आज योगी सरकार का 9वां बजट पेश किया गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, इसे पूरी तरह से खोखला बता रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सेकंड लास्ट बजट है, इसके बाद एक और बजट पेश करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश से बीजेपी की विदाई हो जाएगी, फिर हम आएंगे और एक बहुत बड़ा विशाल विकास का बजट हम उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को आपके माध्यम से पहले तो सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। अभी जिस तरह चल रहा है महाकुंभ, अभी लास्ट स्नान होने वाला है।
ये तो कुंभ के आयोजन पे भी सब लोग परेशान रहे। और सबसे बड़ी बात इस सवाल तब उठती है कि आप कोई भी किसी कार्यक्रम में करते हैं, किसी बजट में या कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कमी बड़ी निकाल सकते हैं, बट इनका दिवा स्वप्न देखना, कुंभ पे लेके अपने आरोप लगाना, अब आज बजट पे लेके, क्योंकि पिछली बार जो केंद्र सरकार का बजट आया था 1 फरवरी को, तब भी पेपर्स के पास कोई जवाब नहीं था। जैसी 12 लाख की छूट मिली, इनके सारी हवा निकल गई, लोग बायकॉट करके चले गए। अब इस समय यूपी सरकार ने जो बजट दिया है, आपने देखा होगा जिस तरीके से युवा को लोन दिया है फ्री, बिना बिना ब्याज के। और जिस तरह आपने देखा होगा पहले जब अखिलेश जी की सरकार थी, किस तरह मैं बरेली का बता रहा हूँ, किस तरह बिजली आती जाती रहती थी। पहले बीआईपी एक स्टेट जिले हुआ करते थे कि मैनपुरी, इटावा या बदायूं या गुन्नौर, वहां बिजली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा, जब ऐसी बात आई बिजली वालों को, सीधा कह दिया कि आप गोरखपुर को नहीं, जितना गोरखपुर को प्रायोरिटी देंगे, उसी तरीके से पूरे प्रदेश में, जिले में, हर जगह बिजली 24 घंटे पहुंचे। सड़कों का जैसे आपने देखा होगा कैसे एक्सप्रेस जाल बना हुआ है, 4 अभी नए एक्सप्रेस जाल का घोषणा की गई है। तो दिवा स्वप्न देखने में कोई बुराई नहीं है, उनको 2027 में वो देखते रहे, 2027 में फिर जवाब देगी जनता इनको। और अभी जिस तरह मिल्कीपुर में जवाब मिला है। जी ठीक है। यश भारती जी, सबसे पहले तो आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी आज के बजट को लेके। विपक्ष लगातार हमलावर हुआ है और अभी जिस तरह से विमल जी कह रहे कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आप देखते रहिए 2026 में भी हम ही बजट पेश करेंगे, 27 में भी हम ही बजट पेश करेंगे और उसके बाद भी बीजेपी ही लगातार बजट पेश करेगी। देखिए, विमल जी ने एक बात कही कि हमने केंद्र सरकार के बजट का भी विरोध किया और जैसे ही 12 लाख की बात आई वैसे ही बात खत्म हो गई। उनसे पूछिए 12 लाख का पैमाना क्या है, कौन लोग हैं 12 लाख में? क्या शासकीय कर्मचारी हैं कि निजी क्षेत्र में लोग हैं? जैसे ये जब नौकरी देने की बात होती थी तो ये एक बड़ा दावा करते थे कि हमने स्वरोजगार दे दिया है। तो 12 लाख के दायरे में स्वरोजगार वाले आते हैं या नौकरी पेशा लोग आते हैं? थोड़ा इनसे स्पष्ट करके पूछिए। ये धोखा देने का जो काम करते हैं, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ढोल बजता तो बहुत तेज है लेकिन होता खोखला, उसमें होता कुछ नहीं है। केवल और केवल सरकारी कर्मचारियों को छूट देकर स्वरोजगार के लोगों को लूटना, धोखा देना, ये निजी क्षेत्र के लोगों को, और जो अधिकांश लोग निजी क्षेत्र के, सरकारी नौकरी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में वैसे ही खत्म हो गई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरियां चल रही हैं, आउटसोर्स के जरिए नौकरियां चल रही हैं। तो ये सब धोखा देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, उस धोखे की ढोल बजाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, तो वो इनके कानों में दिक्कत देती है। सवाल उठता है, आप हमारे ऊपर प्रायोजित करके अगर कार्यक्रम चलाते हैं तो इंडिया न्यूज कहां खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में खड़ा है। यश भारती जी, घूम फिर के आप मीडिया पर सवाल क्यों खड़ा कर देते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, महाकुंभ की बात अगर हम करते हैं तो आप मीडिया पर सवाल खड़ा कर देते हैं। साहब, हम कोई प्रायोजित नहीं कर रहे हैं, जो चीजें दिखाई जा रही हैं हम आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल, ये 9वां बजट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। हर बार बजट आता है, हर बार विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, लेकिन उसके बाद फिर अगले साल सीएम योगी बजट पेश कर रहे होते हैं। अरे कहीं तो संतुष्ट होंगे आप। 9 बजट में आप कहीं खुश नहीं है, कहीं किसी चीज से तो आप संतुष्ट होंगे। नहीं है तो उस चीज को लेकर आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की भूमिका निभाइए, आप सामने आइए। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ढोल बजाने की बात की, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे आपका ढोल बज गया हो, आवाज आपकी इतनी तेज आने लगी। यश भारती जी, देखिए, अब मुझ तक अगर आप आएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें खुलने लग जाएंगी। तो प्लीज यश भारती जी, थोड़ा इन चीजों का संयम रख के बोलिए, संयम रख के बोलिए। आप खोलने के लिए तो आप थोड़ा संयम रख के बोलिए। संयम रख के, बिल्कुल संयम रख के बोला मैंने, और लेकिन आपने संयम खो दिया और आप एकदम आक्रोशित होने मैंने तो आपसे यही पूछा ना कि कहीं तो आप खुश होंगे, कहीं तो किसी चीज से तो आप संतुष्ट होंगे। नहीं, आपने जो पूछा, आपका काम पूछना है, मेरा काम जवाब देना है, लेकिन आप जवाब देने कहाँ दे रही हैं? सवाल पे सवाल करती रहेंगी तो जवाब का मौका तो खत्म हो जाएगा। समय सीमा है ना आपके कार्यक्रम की। अगर आपने 24 घंटे के लिए मुझे बुलाया तो मैं बिल्कुल आप जवाब दीजिए बोल सकता हूँ। मैं तो जवाब की बात कर रहा हूँ। देखिए, जो आप बात कह रही हैं, मैंने वही सवाल पूछा, इंडिया न्यूज कहाँ खड़ा है? जनता के साथ खड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है? बजट की तारीफ के साथ खड़ा है कि जनता की तारीफ के साथ खड़ा है? कि जनता के चेहरे पे खुशहाली आए कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे खुशहाली आए? ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो प्रायोजित करके आपने विपक्ष को इंगित किया हुआ है, तो उसमें सवाल खुद दिखते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा खड़ा होना पसंद कर रहे हैं। हम महाकुंभ पे सवाल कर रहे हैं, हम जनता के साथ हैं, कमियों पे सवाल, हम जनता के साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। बोलने दीजिए ना, आपको मौका मिलेगा ना। आपने मुझे उतना ही सीमित मौका दिया, मुझे बोलने दीजिए, आप अपने समय पे बोल लीजिएगा।
ठीक है, हमने अगर कुंभ पे सवाल किए, सुझाव दिए तो लोगों की खुशहाली के लिए दिए, बेहतर सुविधाओं के लिए दिए, बेहतर वातावरण के लिए दिए। कुंभ आयोजन भारतीय जनता पार्टी का आयोजन नहीं है, धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, जिसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज से नहीं ले रहे, आदिकाल से ले रहे, आगे भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जन्म हुआ भी 1980 में उसका जन्म हुआ, लगभग 45 वर्ष हुए। आरएसएस इनका मातृ संगठन है, उसको 100 साल हुए। बड़े बड़े आक्रांता खत्म हो गए। देश ने उन लोगों को भी देखा जिनका सूरज नहीं डूबता था। तमाम तानाशाहों को खत्म कर दिया हमारे देश ने। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भी खत्म होंगे, लेकिन सवाल होता है जनता कहां खड़ी है। जो जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, जिस तरीके से अव्यवस्था है, लोग 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर चल रहे हैं, महाकुंभ में लगातार पानी दूषित हो रहा है, जो अमृत के लिए लोग जा रहे हैं, तो उस पर सवाल खड़ा करना बनता है। जैसा अभी आपने भी कहा कि विपक्ष को सवाल करना चाहिए, तो हम अगर सवाल खड़ा करते हैं तो आप उसको कलेश मानते हो। हम उसी बजट की बात कर रहे हैं कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, तो स्वास्थ्य के लिए बजट क्यों नहीं है, शिक्षा के लिए बजट क्यों नहीं है, क्यों बेहतर समय पे लोगों को, बच्चों को किताबें नहीं मिल पाती शासकीय विद्यालय में, क्यों यूनिफॉर्म गणवेश नहीं मिल पाते हैं, मध्याह्न भोजन में अगर कोई पत्रकार दिखा दे कि दाल में दाल नहीं है, पानी ज्यादा है, तो उसके ऊपर मुकदमा लगा देती है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार। और उसी पत्रकार को ठीक ना इलाज मिलने के कारण वो टीवी से अपनी जान खो देता है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार शोषण पे उसकी जान चली जाती है। तो तमाम ऐसे कृत्य हैं, अगर जो भी इनको आईना दिखाने का काम करेगा वो दोषी कहलाएगा। जबकि हमारा दोष ये है कि हम सरकार को सिर्फ और सिर्फ ये लगातार चेताते रहते हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी उसको निभाइए, जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी उसको निभाइए। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी, योगी जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा हम संस्कृत बचाने के लिए है, संस्कृति बचाने के लिए है। संस्कृति कैसे बचेगी? आप उर्दू को कहीं दूसरे की भाषा बताएंगे? जिस उर्दू का जन्म हमारे देश में हुआ, जो हमारे देश की एक महत्वपूर्ण भाषा है, इतनी घुली मिली है कि हिंदी, उर्दू और संस्कृत तीनों आपस में बोल करके लोग बातचीत करते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा शब्द उर्दू है, कौन सा शब्द हिंदी है। आप इंगित करते कैसे संस्कृति बचाने की बात करते हो? एक धर्म को, एक जाति को इंगित कर करके लगातार बदनाम करने का काम करते हो। कौन सी संस्कृति बचाना चाहते हो? तो लगातार वही बात है। शासकीय स्कूल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार ने लगातार देश में बंद की है। तो गरीब शोषित, जब शोषण की बात हो रही है, शोषितों के लिए बजट की बात हो रही है, तो वो शोषित पढ़ेगा कहां? क्या बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेगा जिसको फीस बढ़ाने की उसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बेहतर रोजगार नहीं है, जिसके पास बेहतर शिक्षा नहीं है, जिसके पास बेहतर रहने का विकल्प नहीं है? तो ये सारी बातें, पलायन के मामले में अगर आपने देखा, देश छोड़ के लोग अमेरिका जा रहे हैं, अवैध रूप से जा रहे हैं और हथकड़ियों में ठीक है यश भारती जी, मैंने आपसे, हाँ, देश छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यही डंका बज रहा था जिनका। चलिए मैं आऊंगी आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास। उसी डंका बजते हुए लोग देश छोड़ के जा रहे थे। चलिए और हथकड़ियों में ठीक है यश भारती जी, एक बार आकाश जिंदल जी का रुख कर लेती हूँ, अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी एक बार समझ लेते हैं कि इस बार के बजट को वो किस तरह से देख रहे हैं। आकाश जिंदल जी, इस बार का बजट पेश कर दिया गया है, देखिए बाकी राजनीतिक तर्क वितर्क तो होता रहेगा, अर्थशास्त्री के तौर पर आप इसको कितना उपयोगी उत्तर प्रदेश के लिए मान रहे हैं, कितना विकास वाला बजट आप इसे यूपी की जनता के लिए मान रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्सीलेंट, पाथ ब्रेकिंग विजनरी बजट है। बट 10 में से 8 चीजें जहां अच्छी हैं, 2 मेरे सवाल भी रहेंगे बीजेपी से, वो भी मैं पूछूंगा। सबसे अच्छी चीज तो ये है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की डायरेक्शन में क्लियरली ये बजट पाथ एनविसाज कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूथ की बात करें, सबसे पहले तो यूथ के लिए काफी इन्होंने रेवोल्यूशनरी चीजें की हैं और काफी विजनरी बजट मुझे लग रहा है। देखिए, यूथ के लिए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, हमारी बेटियों के लिए, कुछ के लिए जो अच्छी है, प्रतिभावान है, स्कूटीज की व्यवस्था, फिर यूथ के लिए इंटरेस्ट फ्री डेट की अपॉर्चुनिटीज, फिर एंटरप्रेन्योर्स को हर तरह की सहायता। अब इससे क्या होगा? यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। देखिए, हमारे यूपी का जो यूथ है वो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत एनलाइटेंड है, एजुकेटेड है। अब वो यूथ जो है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, ओवरसीज जाता था जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अब आई थिंक ये योगी जी का विजनरी बजट है, उसके लिए काफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूपी के अंदर ही आ जाएंगी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब 4 एक्सप्रेसवेज की बात हो रही है, 58 स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, SCR बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। आई थिंक आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट योगी आदित्यनाथ साहब गवर्नमेंट। स्टेट कैपिटल रीजन NCR की तरह पे बिल्कुल बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा? जो योगी जी कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने की। देखिए, आप ग्लोबली देखें, चाइना देखें, जापान देखें, किसी भी कंट्री का कहीं मैं आपको वो देता हूं एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर जहां जहां डेवलप हुआ है वहां ग्लोबल मनी आया है
और यहाँ एक पॉजिटिव और हेल्पफुल सरकार है, तो ग्लोबल मनी आने की काफी संभावना लगती है। अब ग्लोबल मनी आएगा तो क्या होगा, नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, टैक्स जनरेशन होगी, तो स्टेट के पास पैसा आएगा वेलफेयर का काम करने का, ग्रोथ का काम करने का। फिर आप देखिए बहुत ही अच्छी बैलेंसिंग की गई है। अब बैलेंसिंग कैसे, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आम भाषा में समझाऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, उसके बाद हमारे किसान भाइयों के लिए, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए। तो आई थिंक बड़ी अच्छी ब्लेंडिंग की गई है, क्योंकि बजट क्या होता है, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसका आपने अच्छे से इस्तेमाल करना है, बैलेंसिंग करनी है, तो वहां भी ये बजट अच्छा है। उसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म, देखिए महाकुंभ के अंदर 3 लाख करोड़ का बिजनेस हमारे सामने जो दिख रहा है, जो एनविसाज किया जा रहा है, उसने क्लियरली दिखा दिया कि यूपी में रिलीजियस टूरिज्म का कितना जबरदस्त पोटेंशियल है, चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटैलिटी हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, ट्रैवल हो, सबका बिजनेस जनरेट हुआ है। और ना सिर्फ इतना, यूपी ने इस बार महाकुंभ का आयोजन करके देश के लिए बहुत बहुमूल्य फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न किया। रादर यूपी इसमें तो कमाऊ पूत बन के देश के लिए आया है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी ऐड होगा, ठीक है, देश के लिए भी जीएसटी कलेक्शन आएगी। लेकिन दो चीजें हैं इसमें। हाँ। बीजेपी से मेरे 2 सवाल भी रहेंगे जो मैंने कहे थे, प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। 2 चीजों में मैं ज्यादा खुश होता। एक तो अगर डेफिसिट रिडक्शन ये ज्यादा करते, डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, विमल जी ये 2 सवाल आपके लिए रहेंगे, ये 2 सवाल आपके लिए रहेंगे। प्लीज हाँ आकाश जी आप कंप्लीट करिएगा, मैं विमल जी को बता दे रही हूँ कि ये 2 सवाल आकाश जी की तरफ से विमल जी आपके लिए रहेंगे, तो आप तैयार रहिएगा। ठीक है आकाश जी आप कंप्लीट करें। पहला है डेफिसिट रिडक्शन। डेफिसिट दर्शकों को समझा दूं, सरकारी घाटा, तो सरकारी घाटे में नहीं दिख रहा, वो उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। दूसरा, कर्जा यूपी के ऊपर जो डेट है, डेट की रिडक्शन भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जब डेट इतना ज्यादा होता है, कर्जा इतना होता है, तो होता क्या है, स्टेट की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसका इंटरेस्ट चुकाने में लग जाता है। तो यहां 2 चीजों पे इनको इंप्रूवमेंट करने की जरूरी है, और दर्शकों के सामने ये चीज रखनी है, दर्शकों के सामने भी, और रादर मैं कहूंगा प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने ये रखा भी जाए। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी ये पेश करें। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब जो लास्ट बजट में कमिट किया था उसमें से कितना इन्होंने पूरा किया। कुछ बातें बजट में जिक्र की गई हैं, लेकिन पूरी तरीके से कि क्या क्या जो इन्होंने कमिट किया था उसमें से क्या क्या परफॉर्मेंस हुई है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और जो जो चीजें नहीं हुई वो क्यों नहीं हुई और कब होगी। अदरवाइज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट बजट। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद योगी आदित्यनाथ साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहब और पूरी बीजेपी सरकार को। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ठीक है विमल जी मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले हेमंत जी से भी सवाल। हेमंत जी आज बजट पेश किया गया है, विपक्ष लगातार हमलावर है, बजट को लेकर खोखला बजट बता रहा है, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बहुत एक्सीलेंट बजट है, कुछ सवाल भी थे उनके जो विमल जी के लिए उन्होंने यहाँ पर बोले हैं। हेमंत जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, मतलब वो कौन सी 3 पॉइंट में मैं आपसे समझना चाहूंगी इस बजट की, वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको खामी नजर आ रही है, आप पॉइंट वाइज मुझे बताइएगा वो 3 चीज। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी। सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए बजट प्रत्येक सरकार की बाध्यता है, और प्रत्येक सरकार, जो भी सरकार हो, वो अपना बजट हर साल पेश करती है। वर्तमान बजट के संबंध में हम अपना आकलन तभी कर सकते हैं जब पिछले बजट को किस तरीके से बनाया गया और कैसे उसको आगे लागू किया गया। जो बजट पिछला भी आपका था, भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार ने किया था, 7.18 लाख करोड़ रुपए का बजट उन्होंने किया, और उसका आउटपुट जो है वो मात्र 53-54% तक आया। मतलब पूरा पैसा बजट का जो था, वो बजट का पैसा कहीं पे भी योजनाओं में लागू नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी चीज, मैं इस बजट की बात करूं, एक्सपर्ट महोदय के द्वारा तो ये बता दिया गया कि बड़ा मौसम गुलाबी है, लेकिन धरातल पर किस तरीके से वो चरितार्थ होगा, ऐसा कहीं पर भी कोई चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं सीधे शब्दों में बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है अभी 2022 रिसेंट, उसको उठा करके जब आप देखेंगे तो उसमें जो घोषणाएं की थी उनके अनुसार इस बजट में उनके प्राविधान नहीं की। जो किसानों के लिए, आपने एक्सपर्ट महोदय के द्वारा ये बताया जा रहा था कि किसानों के लिए बड़ा अच्छा है, गन्ने का मूल्य अभी तक लोगों के खातों में नहीं गया। मैं याद दिलाना चाहूंगा
कि किसान सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति है इस समय, क्योंकि ना तो उसकी केंद्र सरकार सुन रही है और ना ही उसकी राज्य सरकार सुन रही है। एक बड़ी कड़ी जो कि हमारे लिए अन्नदाता है, हमारा अन्न पैदा करता है, उसके लिए कहीं कोई व्यवस्था किसी प्रकार की सामने अभी तक नहीं आई। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि जिस तरीके से हमारे विमल भारद्वाज जी बरेली की बात कर रहे थे, मैं समझता हूं कि आपके पार्टी के घोषणा पत्र में बरेली में मेट्रो सिटीज के मेट्रो रेलवे के लिए भी घोषणा पत्र में घोषणा की थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में अभी तक उसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझा। ये भी एक वजह है और बड़ी बात है। तीसरी चीज मैं कहूंगा कि सनातन संस्कृति के संबंध में जो बजट की बात कही गई, सनातन संस्कृति में हिंदुस्तान की समस्त जनता सम्मिलित होती है और हिंदुस्तान की समस्त जनता वर्तमान में सबसे बड़ी चीज महंगाई से जूझ रही है। आपने 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही, आप ये बताइए उज्ज्वला योजना में आप सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, 1 दे देंगे, 2 दे देंगे, लेकिन उसके बाद उसको रिफिल कराने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये बात सरकार को बतानी चाहिए, लेकिन नहीं बताया। उसके अतिरिक्त अपने डिक्लेरेशन में उन्होंने इस बात के लिए कहा कि हम सिलेंडर हर साल मुफ्त देंगे और इतना हम करेंगे, वो भी उन्होंने कहीं पर भी उसको इम्प्लीकेट नहीं किया। उसके रेट ही घटा देते तब भी नहीं किया। किसानों को बिजली की मुफ्त करने की बात थी, उसके बारे में भी कहीं कोई विजन सामने नहीं आया कि हम किसानों के लिए ये सहूलियत बिजली के मामले में देंगे। तो शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें जो है इस बजट में कहीं ना कहीं रखती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा आपने क्या बोला? मैंने कहा चिकित्सा, शिक्षा और किसान के लिए। ठीक है, किसान, चिकित्सा और शिक्षा, इन 3 चीजों पे आपका सवाल है कि इन 3 चीजों पे इस बार के बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। विमल जी, पहले तो आप इनका जवाब दीजिए, उसके बाद आकाश जी ने जो आपसे सवाल पूछा था आप उसका भी जवाब तैयार रखिए। जी मैडम, ऐसा है ना कि अभी आपको पता होगा, जैसे अभी जिस तरह यूपी में पर्यटन टूरिज्म बढ़ा हुआ है, आपने खुद ही यहाँ पर इस समय आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से पर्यटन से पूरे देश के विदेश के लोग आ रहे हैं। इसके यूपी में ही इसके रेवेन्यू में इजाफा होगा। और जहां तक है सकल जो उत्पाद होता है उसमें घाटा जो देखा जाता है, तो जो एक 4% के दायरे के नीचे ही हमारा अभी भी 3 से 3.5% के बीच में इसके जो सकल घाटा रखा गया है। और मुझे लगता है जिस तरह आमदनी बढ़ेगी, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगी, तो धीरे धीरे इन चीजों को हम जो हमारा घाटा है वो धीरे धीरे कम होगा। और केंद्र सरकार भी अपना घाटा कम कर रही है, अपने खर्चे कम कर रही है। कई चीजों में आपने देखा होगा, कई चीजों में लगाम लगी है। और जहां तक इन्होंने शिक्षा की, चिकित्सा की बात की है, यूपी में ये जहां मैं बरेली से जहां से आता हूं, वहां पर यूपी में जो आयुष्मान की योजना लगी हुई है वो नंबर 1 है। यहाँ सबसे ज्यादा आयुष्मान के लाभार्थी हैं और पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो यूपी सबसे ऊपर है, जिसमें आयुष्मान को लेके जितना लोगों ने लाभार्थी हैं इस प्रदेश में। और जिस तरह सरकार ने जो बुजुर्ग हैं, जो की समस्या आती है कि माता पिता की जब ओल्ड हो जाता है तो कैसे सेवा की जाए, तो कभी कोशिश की जाती है, कोई कहता है बड़े बेटे के पास रही, छोटे बेटे के पास। जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उसकी भी सरकार ने चिंता की। 70 साल से ऊपर ये सब जग जाहिर है योजना लग रही है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी भी मध्यम वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग का हो, सबको दी जा रही है। और जिस तरीके से चिकित्सा में अभी जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज और खोले जा रहे हैं और सीट बढ़ाने की बात हुई है, धीरे धीरे कोशिश की जाएगा जो पर डॉक्टर रेशो है जनता के बीच में वो धीरे धीरे कम हो। जी सरकार की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और कुछ एक दायरा बनाकर चिन्हित किया गया, उस हिसाब से फिर आगे एम्स भी खोले जाएंगे। बात अभी आई, हम ने कहा कि बरेली को मेट्रो नहीं मिली। ठीक है, बरेली को मेट्रो नहीं मिली तो अगले बजट में मिल जाएगी, लेकिन आगरा और कानपुर भी हमारे प्रदेश के हिस्सा है। और आगरा में और कानपुर में जिस तरीके से, चूंकि वो मेट्रो सिटी में आते हैं, और इस तरीके से यहाँ पर हर प्रदेश के जिले में अलग अलग भिन्नताएं होती है। जैसे हमारे पास एयर ट्रैफिक की व्यवस्था आ गई, हमारे पास मुझे आज मुंबई जाने में, दिल्ली जाने में या मुझे बेंगलोर जाने में एक फ्लाइट पकड़ी सीधे पहुंच गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कई चीजों को बढ़ावा मिलता है। अभी बरेली में ही मैं देखा जाएगा कि अभी बिरला की एक फैक्ट्री 1600 करोड़ की लग रही है। ये मैंने पूछा, उनके जीएम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा साहब ये चूंकि फ्लाइट की थोड़ी सुविधा हो गई, इस कारण से इंडस्ट्री आ गई। तो धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन आएगा, एकदम तो कोई चीज नहीं बदलती है, धीरे धीरे चीजों में बदलाव आएगा। आगरा में भी इस तरीके से कई चीज बदलाव, जिस तरीके किसी
तरीके से और प्रवक्ता जो हमारे भाई हैं भाषा ही बोलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया भाजपा की भाषा बोलेगी, भैया भाजपा की भाषा नहीं बोलेगी। आपको समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। आप खूब गाली ठीक दें है भाजपा को, विमल जी, इससे आपको इसी से लाभ नहीं देखिए, मिलने इसी वाला। से एक जवाब अगर मेरा आपकी भी एक सवाल मिनट है। मुझे, अगर इनकी योजनाएं अच्छी होंगी तो मैं इनकी भी तारीफ करूंगा। देखो विपक्ष का काम है आवाज उठाना, हमारे कोई सकारात्मक चीजें उनकी तारीफ ना करें तो आलोचना करना का आपका अधिकार है। अगर आप कुछ सजेशन देंगे तो हम उसको सजेशन को बिल्कुल लागू करेंगे और आपके सुझाव को लेंगे, और लेती भी सरकार। बट हम होता क्या आजकल विपक्ष का रवैया ये हो गया है कि सरकार को पूरा असहयोग करना और गाली गलौज करना। तो जनता भी जानती है, सब समझती है, इसीलिए परिणाम इनके फेवर में नहीं आते, और ये आने वाले समय में इसी तरह दुआ सब देखते रहेंगे। ठीक है, और रही बात, ठीक जैसे है। गन्ना की बात की थी, अभी हमारे पीलीभीत की है गन्ना कृषि मंत्री, उनसे मेरी बात हुई थी। यहाँ पे राज्य मंत्री है माननीय श्री संजय जी, और कृषि मंत्री जो है उनसे मेरी बात हुई थी। कुल मिला के किसानों के ऊपर सरकार ने बहुत योजनाएं, ये बिजली, ट्यूबवेल, कुसुम योजना, कई सारी योजनाएं जो चालू चल रही हैं, और गन्ने का भी भुगतान 233 करोड़ किया गया है। बजट में भी इसका प्रावधान है, और चीजों को धीरे धीरे सुदृढ़ किया जा रहा है, कैसे यहाँ पर विकास और हो, लोग पर्यटन से जो लाभ मिले, और कैसे ठीक है, ठीक है विमल जी, एक पहले सवाल तो यहाँ आपको याद पर, होगा एक बरेली सवाल, हाँ, तो चलती तो कानबाई लगती हाँ, थी, इतना एक क्राइम था, सवाल वो यहाँ क्राइम पर खत्म मेरा हुआ है। है। ठीक है, एक जी सवाल मेरा यहाँ पे, देखिए जी बजट पेश कर दिया गया है। अभी मैं वही देख रही थी, बजट को समझने की कोशिश कर रही थी, देख रही थी, तो उसमें एक चीज जो मुझे थोड़ी सी मैं चाहती हूँ कि दर्शकों के लिए भी थोड़ी सी आसान भाषा में आप उन चीजों को समझा दें। मैं एक्सपर्ट के पास भी रुक करूंगी। घटती आय, ये एक चीज है जो इस बार के बजट में मुझे थोड़ी नजर आ रही है। घटती आय और जो राजस्व कर का जो थोड़ा कहीं नुकसान हो रहा है प्रदेश सरकार को, ये चीजें मैं चाहूंगी कि इस पे आप समझाएं दर्शकों को भी आसान भाषा जिसमें में कि मैंने क्या। बताया ना कि जैसे केंद्र सरकार की जो बजट घाटा होता है, सकल जीडीपी इसको बोलते हैं, उसमें जी, लेस देन 4% है। और इस पर सरकार प्रयास करेगी, धीरे धीरे चीजें बदलाव आएगा। जैसे हमारे रेवेन्यू बढ़ेगा, पर्यटन में चीजें आगे बढ़ रही है, इंडस्ट्री आएगी, तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कुछ बढ़ाएंगे तो कुछ हमारे खर्चे भी होंगे। कुछ सरकार अपने भी खर्चे कम कर रही है, तो धीरे धीरे इन चीजों में, जैसे अब आयुष्मान योजना है, हम ये पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यही सरकार, हमारे टैक्स के पैसा जा रहा है। तो जब सरकार में जब भ्रष्टाचार जब सरकार नहीं करेगी, तो वो पैसा सरकार के जनता के विकास में लगेगा। तो पहले पूर्ववर्ती सरकारों के पास बजट नहीं होते थे, धीरे धीरे जो पुराना घाटा चला आ रहा है, धीरे धीरे उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके बजट के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाए। पुराने घाटों को तभी किस तो तरह से कम किया ये, जाए। या आप ठीक है, देखिए पुराने जो गड्ढे हैं उसको धीरे धीरे ही भरा जाएगा ना। अब 3 पुराने मिलियन गड्ढे, यश भारती जी, 3 मिलियन पुराने 3 मिलियन गड्ढे। चलिए एक मिनट ठीक हो है गया, विमल जी, 3 मैं मिलियन लौटूंगी 3 आपके मिलियन पास, मैं लौटूंगी आपके पास। 3 मिलियन अगर हमारी इकोनॉमी अगर बन रही, यूपी की बन नहीं जाएगी, अगर कोशिश की जाएगी, तभी तो 5 ट्रिलियन इंडिया की बनेगी। उसमें यूपी का ठीक बहुत है, बड़ा योगदान होगा आने वाले ठीक है समय में, विमल देख जी, लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। यश भारती जी, पुराने गड्ढों को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, पुराने जो घाटे हैं उनको दूर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा बीजेपी का कहना। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर विपक्ष को आवाज उठानी है, ठीक है, अगर उनको किसी तरह की परेशानी लग रही है तो वो आवाज उठाए, हम उन परेशानियों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्ष ने तो एकदम ही मन बना लिया है, ठान लिया है कि आप कुछ भी करते रहिए, हम तो सिर्फ विरोध करेंगे। देखिए विमल जी बार बार बरेली का जिक्र कर रहे हैं, मैं बरेली की भी उपलब्धियां उनको गिना दूंगा। पहले ये समझ लें कि हेमंत जी ने भी उस बात को कहा, हमारे नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी ने भी कहा कि 50% ही ये खर्च कर पाए केवल अपने पिछले बजट का। ये गड्ढा भरने वाले पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे जिस पे बजट रख पाए। योजनाएं तो इनकी बनी हुई हैं, उस पर पैसा तो खर्च कर देते। तो इस वाले बजट का भी पैसा खर्च करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे आकाश जिंदल जी वाहवाही कर रहे थे, चलिए वाहवाही मान लेते हैं हम उनकी, फिर भी 1.18 लाख करोड़ रुपए कम बजट है पिछले बजट से। बजट का पैसा ही कम कर दिया, 50% खर्च नहीं कर पाए और इस बार का बजट भी कम कर दिया। तो ये कैसे गड्ढे बढ़ रहे हैं भगवान जाने। इनकी वो इसीलिए ढोल और पोल खोलने की बात हो रही है। अब विमल जी बरेली का गुणगान कर रहे थे, और डबल इंजन की सरकार है जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन कर दी है। कब सुचारू रूप से चलेगी? पिछले 16 साल से तो मैं ही देख रहा हूं डॉक्टर विमल भारद्वाज जी, 16 साल से आप छोटी लाइन को बड़ी लाइन किए बैठे, पटरी बिछ गई, रेलगाड़ी नहीं चल पा रही है। कब चलेगी रेलगाड़ी?
रेल मंत्री आखिर बरेली से इतनी घृणा क्यों करते हैं? जो पुरानी लाइन चल रही है उसी पे गाड़ियां चल रही है, छोटी लाइन जो चलती थी उसे बंद कर दिया, बड़ी लाइन बना दिया, लेकिन रेलगाड़ी नहीं चला रहे। आगरा से बरेली तक की जो कनेक्टिविटी रेल से है वो कितनी कष्टदायी है ये बरेली के लोग बेहतर जानते हैं। जो जाम से बरेली के लोग जूझते हैं ये बरेली के लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। वहां तो लगातार नगर निगम भी आप ही के पास रख, कौन से बजट से जूझ रहा है बरेली शहर। और पर्यटन अपनी जगह बढ़ावा देने की बात है, लेकिन धर्म को धंधा मत बनाइए। जो भारतीय जनता पार्टी धर्म को धंधा बनाती है, जिस तरीके से चंदे का धंधा करती है, कम से कम सरकार को धर्म का धंधा मत कराइए। लोगों की आस्था और विश्वास होता है धर्म पे, उसको धंधे से मत जोड़िए। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी यश भारती जी। आकाश जिंदल जी मैडम, ये मेरा इन पे सख्त ऑब्जेक्शन है। ये फिर इन्होंने गलत वर्ड यूज किया, सनातन का अपमान किया कि धर्म को धंधे से जोड़ दिया। अगर महाकुंभ का आयोजन सफल तरीके से किया जा रहा है तो इनको धंधा दिख रहा है। ये शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को कि अगर ऐसी बातें यूज करेंगे। भाई आप, मैं कितनी बार कहूं कि आप आस्था पे चोट मत पहुंचाइए लोगों पे, आप गलत मत बोलिए, आप धर्म को धंधे से मत जोड़िए। अगर हम आप कुंभ करें 2013 में तो वो तब सही है, और भाजपा सरकार अगर कुंभ कर रही है तो आपको धर्म से धंधा लग रहा है। शर्म आनी चाहिए। देखो आप शब्द मत बोलिए, आप आलोचना करिए, आप कमियां निकालिए, कुंभ में क्या कमियां हैं। आप हर चीज की सनातन की चोट पे मत पहुंचाइए, इसीलिए आपको फिर चोट मिलेगी। मैं चाहता हूं भाई मेरे भाई, आप मुझसे बड़े हैं, स्वागत है। हम आपत्ति स्वागत है, लेकिन ये देश की भावनाओं को आज करते हैं कि धर्म को धंधे से बना दिया है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भाजपा सरकार ने कब उर्दू का अपमान किया। हमने अगर संस्कृत की बात करी तो आप तुरंत पीडीए जोड़ देते हैं उसमें, आप तुरंत जाति विशेष की बात करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है। मैं इतना नहीं बोलने दे रहे। आप बोलिए भाई, लेकिन आप गलत बात करेंगे तो मैं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है सर, ठीक नाराज मत है। होइए। डिबेट का मुद्दा बजट है, डिबेट का मुद्दा बजट है, हम बजट पे ही बात करते हैं। आकाश जिंदल जी का बेहतर रहेगा बजट पे ही बात करें। ठीक है यश भारती जी, देखिए डिबेट का मुद्दा बजट है, हम बजट पर ही रहे। मुझे बड़ी आपत्ति है, मेरी आपत्ति है, लेकिन बार बार महाकुंभ से आमदनी कौन जोड़ रहा है? महाकुंभ नहीं, हम तो पर्यटन की बात कर रहे हैं। मैं आमदनी हो गई, कौन धंधा कर रहा है महाकुंभ के नाम पे? उसको भी शर्म से डूब मरना चाहिए। तो धर्म का धंधा उसी पर तो बात कर रहे हैं हम। मैं सीधा बोल रहा हूँ, आप घुमा के बोल रहे हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है। ना चलिए ठीक है, अब ठीक है यश भारती जी, विमल जी, अब थोड़ी देर सर, अब थोड़ी देर यश भारती जी, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा सर। आकाश जिंदल जी का भी मैं रुक कर लेती हूँ, एक्सपर्ट की भी राय जान लेते हैं इस पूरे मुद्दे पे। बस सर यश भारती जी, ठीक है सर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आकाश जिंदल जी, बार बार ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि सरकार ने जो बजट पेश किया है या अब तक जितने बजट पेश करती चली आई है 50 से 55% ही वो उस बजट का खर्च कर पा रही है। दूसरी चीज ये कि जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि राजस्व कर का जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट को देखने को मिल रहा है कि जो कर्ज है वो बाकी राज्यों से तो कम है, लेकिन फिर भी अगर ऐसे देखा जाए तो औसतन हर व्यक्ति पर एक जो कर्ज का अमाउंट है वो उत्तर प्रदेश में है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, आई एप्रिशिएट। आपने बहुत ही एक इंटेलिजेंट एंकर वाला पॉइंट उठाया है। सबसे ज्यादा हाई डेट, बीजेपी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये डेट को कब रिटायर करेंगे, क्योंकि इस कर्जे को कम करना बहुत जरूरी है। होता क्या है, जब इतना कर्जा होता है तो स्टेट की कमाई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में लग जाता है। तो यहाँ बीजेपी सरकार से मेरा आग्रह भी रहेगा, और बीजेपी से जो हमारे मित्र बैठे हैं उनसे मैं चाहूंगा कि एक रोड मैप हमें दिया जाए। उन्होंने कहा धीरे धीरे, अब वो रोड मैप दें कि इस कर्ज को जो है कैसे रिड्यूस करेंगे, कब रिड्यूस करेंगे, इसका रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए। दूसरी बात मेरी तरफ से शुरू में ही कही गई थी, पहली स्टेटमेंट में ही, कि आप परफॉर्मेंस शीट दीजिए। परफॉर्मेंस शीट का मतलब वॉट एवर यू हैड कमिटेड, कि आपने क्या कमिट किया था पिछले बजट में, उस पर क्या क्या आपने एग्जीक्यूट किया है, क्या अचीव किया, और जो नहीं अचीव हुआ वो क्यों नहीं हुआ, तो वो जनता के सामने आप रखें। वो मैं जो है बीजेपी सरकार से भी आग्रह करूंगा कि आप काम अच्छा कर रहे हैं उसके सामने रखें। तीसरी चीज जो अभी हमारे मित्र ने बीजेपी से कहा, उन्होंने बात कही खड्डा भरने की। यहां मैं क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, दोनों ही देश की सम्मानित पार्टी है, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर देम। जब इस साल के बजट की बात कर रहे हैं तो कौन से खड्डे की बात हो गई? इस साल का बजट तो इस साल के एक्सपेंडिचर और इनकम की स्टेटमेंट की बात हुई ना, तो उसमें प्रीवियस गवर्नमेंट के बारे में बात करने में कौन सा खड्डा आया, इसके बारे में मैं बीजेपी से जानकारी लेना चाहूंगा। क्योंकि ये तो जो है, जो मैं डेफिसिट रिडक्शन की बात कर रहा हूं, डेफिसिट दर्शकों के सामने रख दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है डेफिसिट क्लियरली है कि इस साल
आपकी कमाई कितनी होगी और खर्चा कितना होगा, खर्चा कितना ज्यादा है, तो वो तो करंट की हिसाब है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा, अभी इन्होंने बात कही महाकुंभ की, वहां मैं पूरे सम्मान के साथ इनसे पूछना चाहता हूं, महाकुंभ में अगर टैक्स कलेक्शन बढ़ता है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, होटल्स को बिजनेस मिलता है, रेस्टोरेंट्स को बिजनेस मिलता है, सरकार के पास टैक्स आता है जिससे फ्लाईओवर बनते हैं, स्कूल बनते हैं, कॉलेज बनते हैं, लोगों के लिए हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्टेट की ग्रोथ होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, टैक्स आता है, तो उसमें कहां दिक्कत है? फ्लाईओवर बनेगा तो हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा, स्कूल बनेगा सारे बच्चे जाएंगे। तो अगर महाकुंभ की वजह से रिलीजियस टूरिज्म बढ़ती है, और दूसरी बात समाजवादी पार्टी के मित्र के सामने मैं पूरे सम्मान के साथ रखना चाहता हूं, मेरे भाई महाकुंभ में बहुत से इंडियन डायस्पोरा आया है, यूएस से, यूरोप से, दुबई से, गल्फ से, तो वो जो फॉरेक्स आई है, तो वो जो है हिंदुस्तान का फॉरेक्स भंडार भी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आप भी तो चाहते होंगे कि हमारे देश का फॉरेक्स बढ़े। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, प्लीज मुझे अलाउ मी टू कंप्लीट। तो इससे बिल्कुल आकाश जी, क्योंकि देखिए पर्यटन को लेकर इस बार के भी बजट में काफी कुछ खास देखने को मिल रहा है। पर्यटन को लेकर भी इस बार के बजट में काफी कुछ खास है, समाज कल्याण को लेकर भी इस बार के बजट में है, जनजातीय विकास पर भी इस बार के बजट में जिक्र किया गया है, पिछड़ा वर्ग कल्याण, इसके अलावा दिव्यांगजन सशक्तिकरण को लेकर भी इस बार के बजट में काफी कुछ सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। हेमंत जी, गड्ढे भरने की बात लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि प्रीवियस पार्टियों ने जो गड्ढे किए थे उनको भरने में हमें धीरे धीरे समय लगेगा। बार बार सवाल ये उठ रहा है सत्ता पक्ष पे कि 50 से 55% ही वो इस बजट का खर्च कर पाई है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दूसरा सवाल कि जिस तरह से अभी आकाश जिंदल जी ने कहा कि हम बात अगर जब करते हैं तो हम प्रीवियस पार्टियों की बात छोड़ देते हैं, हम सिर्फ उस पूरे साल भर को लेकर चलते हैं जो साल के लिए ये बजट पेश किया गया है। इस पे कांग्रेस का क्या पक्ष रहेगा? देखिए साहब, हम लोग विशेषज्ञ तो है नहीं, जिंदल साहब तो खैर विशेषज्ञ है, और बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन सीधी सी एक बात है। देखिए, जो पहले बजट आता था तो उसमें सीधे तौर पे साधारण भाषा में ये जानकारी जनता, आम जनता को मिलती थी, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सीधी सी थी। अब आज के समय में जो बजट आता है वो केवल और केवल फाइलों में और आंकड़ों में तो गुलाबी लगता है, लेकिन बाकी उसके सामने दिखाई और जनता की समझ में कुछ नहीं उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। हमारे लिए क्या सस्ता, ठीक है आकाश जी, मैं आऊंगी आपके पास, एक बार हेमंत जी की बात कंप्लीट हो जाए। हाँ, मेरा केवल इतना कहना है, देखिए मैं ये कहता हूं कि जैसे डीजल है, डीजल हमारे खेती किसानी के लिए बहुत आवश्यक चीज है, उस पर टैक्स अगर घटा देते तो डीजल के रेट्स में कमी आती, ये आम जनता को पता चलता कि हाँ साहब ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ने अच्छी की। बाकी आप इनपुट और आउटपुट ये सब सारी बातें आप किताबों में कर लेंगे, लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए जो इनपुट होता है बजट में, साधारण भाषा में मैं जितना समझ सकता हूं उतना बता रहा हूं कि साधारण भाषा में किसी भी बजट के लिए इनपुट जो है वो सामने आना चाहिए। कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च होगा, आप खर्च तो बता रहे हैं लेकिन इनपुट कहां है ये नहीं बताएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि सही बात में निवेश के नाम पर कहीं कोई चीज सामने नहीं आई। अगर निवेश आया होता तो इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्क होता और नई फैक्ट्रीज कहीं ना कहीं लगती दिखाई देती, जो कि सामने नहीं आ रही। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ बढ़ा, इसीलिए जो ये सारी जो मूलभूत आवश्यकताएं जनता की हैं उनको पूर्ति करने के लिए सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में इतनी इंडस्ट्रीज हम लगा रहे हैं, इसमें इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। केवल ये कह देना कि हम साहब वो तो पहले भी कह चुके 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज 11 साल हो गए केंद्र सरकार के लिए, कहीं कोई चीज नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, जनता को सरल भाषा में बताइए कि हमने आपके लिए क्या किया। बाकी यह आंकड़ेबाजी में तो कोई उलझेगा नहीं। मैं नहीं समझता कि किसी आदमी को जानकारी, मैं समझता हूँ जिंदल साहब को इस मामले में विशेषज्ञ हैं, उनको तो पता है। ठीक है, जिंदल साहब से जवाब ले लेते हैं और साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी रहेगा उनसे। नहीं समझ में आएगा। ठीक है हेमंत जी, मैं आऊंगी आपके पास। तो जिंदल साहब, एक तो पहली चीज, हाँ ठीक है, मैं आपको पूरा, आपसे मेरा भी सवाल ले लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि जिंदल साहब ने मेरे लिए सवाल किया था, ये सरकार धर्म को बढ़ाने के लिए और धार्मिक टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे रही है। जिंदल साहब आप भी उसमें सहमति रखते हैं, फिर क्यों फिल्मों में टैक्स फ्री कर रही है? जब माननीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उस कुंभ में लोग जा रहे हैं उनसे टैक्स मत लीजिए, क्यों टोल टैक्स ले रहे हैं? तो ये दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र नहीं होने चाहिए। या तो कमाऊ सरकार बन जाइए
या धार्मिक और लोगों के लिए सरकार बन जाइए। तो ये कमाऊ सरकार बन रही है, लोगों की सरकार नहीं बन रही है। हमारी आपत्ति कमाऊ सरकार से, लोगों की सरकार पर आपत्ति नहीं है। जिस दिन ये लोगों की सरकार बन जाएंगे उस दिन हम इनका सहयोग ठीक है करेंगे। यश भारती जी, तमाम सवाल हो गए हैं। जिंदल जी से एक एक करके पहले जवाब ले लेते हैं। जिंदल जी, इसमें मेरा भी एक सवाल ऐड कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, ठीक है, स्किल कर रही है, लोगों को नई नई चीजें सिखा रही है, लेकिन सरकारी नौकरियों को लेकर भी एक बड़ी चाहत होती है आज के युवाओं में। जी, मैं एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। ठीक है। सबसे पहले कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बात कही कि बजट में सस्ता महंगा होता था, उनकी बात का मैं पूरा सम्मान करता हूं। मेरे मित्र, अब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी काउंसिल डील करती है, जो बजट का हिस्सा नहीं होती। और जीएसटी काउंसिल में जो है आप भी मेंबर है, क्योंकि आपकी भी कई राज्यों में सरकार है। तो अब बजट में आपको जो चीजें सस्ती महंगी है वो दिखेंगी नहीं, क्योंकि रेगुलेशन चेंज हो गया। अब जीएसटी काउंसिल बन गई है, जिसकी बाय मंथली मीटिंग होती है। तो ये तो मेरा उनका जवाब रहेगा। अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी, दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अखिलेश यादव जी सर, केंद्र का बजट आया, एक मिनट महंगा हो रहा है। यश भारती जी, सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। एक मिनट एक एक करके सर, हंसी खुशी मत करिए, एक एक करके जवाब सुन लीजिए पहले। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए मेरे मित्र। ठीक है जिंदल जी, आप जवाब दीजिए। मेरे मित्र, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो चीजें बजट में कम ज्यादा होती हैं, वो एक तो होती है कस्टम्स, दूसरी है एक्साइज। जीएसटी बजट का हिस्सा नहीं होती है। मेरे सम्मानित मित्र, आप खुद देख लीजिए, जीएसटी की जीएसटी काउंसिल है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बैठती हैं। हर 2 महीने बाद उसकी मीटिंग होती है, और ये तो फैक्चुअल डेटा है। अभी गूगल पे जाए मेरे मित्र, वो आप चेक कर लीजिए। जीएसटी काउंसिल जीएसटी का रेट तय करती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास आज की तारीख में जो बचती है वो वैट बचता है। तो वैट को लेके ऊपर नीचे जिन जिन चीजों पे वैट है वो लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी रूलिंग पार्टी और स्टेट गवर्नमेंट, जिनमें ऑपोजिशन भी है, वो भी है। ये तो फैक्चुअल डेटा है। अब उसके बाद जो मेरे मित्र ने सवाल पूछा था दूसरा, वो ये था कि रिलीजन से जो है कमाई हो रही है, रिलीजियस टूरिज्म से कमाई हो रही है। अब मैं यहां मेरे मित्र से यही सामने से रखना चाहूंगा कि आज अगर रिलीजियस टूरिज्म से पैसे से एक फ्लाईओवर बन रहा है, तो उससे बच्चे, हमारी बेटियां जो गांव में हैं, उस फ्लाईओवर से स्कूल कॉलेज जा रही हैं। उस फ्लाईओवर से सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बातें मत कीजिए, अर्थशास्त्री वाली बातें कीजिए। आप अर्थशास्त्र की भूमिका में हैं। मैं डेटा दे रहा हूं सर आपके सामने, भूमिका में है। मैं डेटा रख रहा हूं, बातें मत करो। मैं डेटा रख रहा हूं। यश भारती जी, वो तो डेटा बता रहे हैं आपको, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़े ना है सर। यश भारती जी, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़े, वो तो आपकी पार्टी का भी सम्मान कर रहे हैं, कांग्रेस का भी सम्मान, वो डेटा रख रहे हैं सर। एक बार सुन लीजिए। अगर उसके पास वो कार्ड नहीं है तो उन्होंने बताया तो डबल टैक्स लेंगे। अगर उसके पास वो कार्ड है तो सिंगल टैक्स लेंगे, उसको टैक्स में माफी नहीं करेंगे, उसी से फ्लाईओवर बनाओगे। सर मैं डेटा रख रहा हूं आपके सामने। अगर मेरा डेटा नहीं, तो आप मुझे बताइए। मैं खुद जो है, मैंने खुद कहा आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर योर पार्टी, मुझे डेटा तो रखने दीजिए, और ये डेटा आप चेक कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आपको मेरा डेटा गलत लगता है, प्लीज करेक्ट माय डेटा। मैंने खुद इनसे फिस्कल डेफिसिट पे सवाल पूछा है, मैंने खुद इनसे पूछा है कि आपका हाई डेट। ठीक है आकाश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं विमल जी का रुख करूंगी। जी, तो अब उससे अगर फ्लाईओवर बन रहा है, हमारे कोई बुजुर्ग बीमार होते हैं, उन्हें फॉर हायर ट्रीटमेंट, बेटर ट्रीटमेंट लखनऊ, कानपुर या दिल्ली जाना चाहते हैं, तो सोशल एंगल भी उससे पूरा हो रहा है। जीएसटी काउंसिल का मैंने इनके सामने फैक्चुअल डेटा रखा है। साथ ही साथ रिलीजियस टूरिज्म से जो फॉरेक्स अर्न हो रहा है, वो तो देश की किटी के अंदर ऐड हो रहा है। उसमें हमें क्या दिक्कत है? आज अगर जो है जेवर जैसे जवाब सुनेंगे जी, जेवर जैसे एयरपोर्ट बन जाता है, तो उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ग्लोबल मनी आ रहा है। समाजवादी सरकार में रहते हुए लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल बन चुका है, उसका संचालन नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। किसी पैसे की जरूरत नहीं, केवल संचालन करने की नीति और नीयत चाहिए। मैं तारीफ करूंगा, मैं तारीफ करूंगा। पैसे की आवश्यकता तो नहीं है साहब। नहीं, मैं तारीफ करूंगा, मैं तारीफ करूंगा आपके कैंसर हॉस्पिटल की, मैं तारीफ करूंगा। बहुत अच्छा काम किया। चलिए ठीक है आकाश, जिंदल जी, यश भारती जी, देखिए वक्त हमारे पास ज्यादा नहीं है, एक फटाफट मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी यहाँ पर विमल जी से। विमल जी, नाराजगी बहुत है, विपक्ष की काफी सारी नाराजगी है, जनता की भी काफी सारे सवाल हैं, इस बजट को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं जनता को कि आगे जो बजट आज पेश किया गया है वो धरातल पर कब तक और कितनी जल्दी उतर जाएगा। देखिए मैडम, पहले मैं एक चीज बात क्लियर कर दूं कि अभी कहा गया था कि पिछली बार से इस बार बजट कम दिया है, ऐसा नहीं है। 9.7%, 8% के आसपास इसका बजट का इजाफा हुआ पिछली बार से। दूसरी बात,
जो डेवलपमेंट है 22% जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च हो रहा है, शिक्षा पे, जिसको भी कह रहे थे कि क्या होगा शिक्षा पे सभी आते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे 50% शिक्षा हो, खर्च किया वो है। ठीक है, ठीक है। ये बोलने दीजिए पहले ठीक है, भाई साहब। विमल जी, आप नहीं, जरा मैं- कंप्लीट मैं करें। केवल स्मरण कराया आपको कि तो सवाल तेरा हमारा ये एग्रीकल्चर नहीं पे था। 11% है। और मेरे बात तो सुन लीजिए भाई मेरे, अभी मैं मुझे बोल नहीं दिया कि शिक्षा पे जो एजुकेशन हेल्थ है उसमें 6% बजट का खर्चा हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जो भी काम किए होंगे हम उसको आगे और अच्छा लेके चल रहे हैं। हम आपने जो अच्छे काम किए हैं, अभी देखिए 8 साल से हमने तारीफ करी, आप कुछ काम हमारे तारीफ भी अच्छे कर दीजिए। और अगर आपको लगता है आप जनता के बीच में जाएंगे 2027 में, आपको अगर चुनाव लगेगा, आप क्यों नहीं कोई काम तो गलती हुई होंगी तो बाहर हुए हैं और जनता ने दोबारा चुना है इस सरकार को, तो इसका मतलब अच्छे काम किया होगा और अच्छा काम दिख रहा है सबको। बिजली, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो चीजें हुई, पहले क्राइम किस तरह होता था, किस तरह यहाँ पे क्राइम के, आज मुझे कई लोग महाराष्ट्र के बाहर के लोग मिलते हैं, पूछते हैं डॉक्टर साहब तो किस समय में कैसे निकल जाएंगे। पहले कानबाई लगती थी, रोडों पे दिक्कत होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चलिए, हुआ, बहुत सी ठीक है। चीजें इसमें भी है। और रही बात डॉक्टर फिजिकल विमल ठीक है जी, विमल जी, आप देखिए देना वक्त चाहूंगा। हमें इतनी दीजिए। इजाजत दे रहा है, आज की आगे चर्चा देख को लीजिए। यही रोकना पड़ेगा। वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, पक्ष तो लगातार बजट को लेकर कह रहा है कि बजट बहुत पॉजिटिव है, बजट काफी अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए काफी ज्यादा हितकारी है। लेकिन विपक्ष लगातार बजट को लेकर सवाल भी उठा रहा है, बजट को खराब बता रहा है। अखिलेश यादव ने तो इसे खाली ढोल कह दिया है कि सिर्फ बजेगा, दिखेगा इसमें कुछ नहीं, क्योंकि ये अंदर से पूरी तरह से खोखला है। 9वां बजट है सीएम योगी आदित्यनाथ का। विपक्ष कह रहा है ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और बजट पेश करेंगे और फिर उनकी टाटा बाय बाय उनका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। फिर हम एक बहुत अच्छा विकास वाला बजट लेकर आएंगे। तो इस बार के बजट से जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो बजट इस बार की जनता के लिए आया है जल्द से जल्द धरातल पर उतरे और जितने दावे, जितने वादे इस बार जनता से किए गए हैं, उन सभी दावों और वादों को उत्तर प्रदेश की सरकार पूरा करे। तो आज की इस बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।